जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 1 चल रहा है हमारा और उसमें टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी क्या कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट पर्पस के नहीं किसी वेलफेयर पर्पस के लिए बनाई गई हो वो कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है कि नहीं, और अगर रजिस्टर्ड हो सकती है उसमें उसको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वगैरह वगैरह दूसरी चीजें। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, हमने कंडीशंस पढ़ ली थी, यानी कौन सी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि पूरी करना जरूरी है अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेना चाहते हैं कमीशन से। तो कमीशन लाइसेंस कौन देगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट? कमीशन, रजिस्ट्रार नहीं। किन कंडीशंस को पूरा करेंगे तो लाइसेंस मिलेगा? हमने कल कंडीशन पढ़ी। सबसे पहला, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कि पब्लिक कंपनी बनने के काबिल हो और वो सोशल, पहले पर्पस बताइए, सोशल वेलफेयर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, इसके लिए एस्टैब्लिश की गई हो। डिविडेंड प्रोहिबिट करे मेंबर्स को, सरप्लस जो होगा अपने ही पर्पस में अप्लाई करेगी इसको इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कमीशन के स्पेसिफाइड फॉर्म्स के मुताबिक हो। कमीशन में इम्पोज एडिशनल कंडीशन ये भी था, ये भी आपने जरूर लिखना है। कंडीशंस पूरी हो गई, लाइसेंस मिल गया, खुशी खुशी वापस हम अपने ऑफिस में आए, किसी ने पूछा लाइसेंस लेने का क्या फायदा हुआ, हमने उसे बताया हमें ये प्रिविलेजेस मिली। क्या प्रिविलेजेस मिली हमें, क्या फायदा हुआ कि हम, हालांकि हम एक कंपनी है विद लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन हमारे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं लगेगा। किन किन कंपनीज के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगता है? जी मेरे भाई आप बताइए, किन किन कंपनीज के नाम के वर्ड्स के साथ वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड या वगैरह वगैरह लगता है? एक मिनट, जवाब देने दे। हाँ? अगर पब्लिक लिमिटेड है उसके नाम के अंदर वर्ड लिमिटेड आएगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड आएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अगर पब्लिक कंपनी हुई भी तो इसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड यहाँ, लेकिन इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? वो लिमिटेड प्रिविलेज है कि नहीं है? इसे और भी जो कंपनी तक डिस्कस नहीं करता और भी प्रिविलेज मिलती है, टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन बहरहाल हम लाभ वाले डिस्कस करेंगे। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस मिल गया, चलते रहे, लोगों से पैसा इकट्ठा करते रहे, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इससे कहीं बम धमाके को इन्वेस्ट कर दिया, किसी दहशतगर्द को कहा इस इलाके में बम धमाका कर दो, ठीक है, लोगों से डोनेशन इकट्ठी की और फिर इससे सियासतदानों को रिश्वत देने में इस्तेमाल किया, इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे बताइए इस ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहना चाहिए? वो कह रही है हम है नॉट फॉर प्रॉफिट, हमने ये प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा एजेंडा कुछ हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है। तो क्या ये एजेंडा ठीक है? लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ वो ये काम तो नहीं कर रहे टेररिस्ट वाले, लेकिन जो भी डोनेशन ले रहे हैं उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। किसी ने पूछा भाई काउंट्स किधर हैं, कि कितनी डोनेशन आ रही है, किधर खर्च हो रही है, वो कह रहे काउंट्स हमने नहीं बनाए, काउंट्स हमने नहीं बना लेंगे बाद में कभी जब टाइम मिलेगा, अभी तो बहुत मसरूफ है लोगों की खिदमत करने में। अब बताइए इन्हें हिसाब किताब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर कमीशन ने कहा था मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक चलना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं चल रहे, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं? तो याद रखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो एक लाइसेंस मिला है ना, ये क़यामत के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि ये लाइसेंस रिवोक हो सकता है। लफ्ज रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल हो सकता है। किन कंडीशंस में कैंसिल, अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भला, किन कंडीशन में कैंसिल हो सकता है, और दूसरी चीज कैंसिल होगा तो क्या करना है, तो क्या होगा? किन कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और दूसरी चीज क्या पढ़नी है, जब लाइसेंस कैंसिल होगा तो क्या होगा इसके बाद। पहले क्या पढ़ें? किन कंडीशन में किसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का। तो भाई आपने ध्यान से सुनना, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है। पहली चीज, कमीशन कैन, जाहिर है लाइसेंस किसने दिया, रिवोक कौन करेगा? कमीशन। जो लाइसेंस दे सकता है वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन लाइसेंस दिया था कुछ कंडीशंस में, तो लाइसेंस कैंसिल वो भी तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में होगा। कौन सी सर्कमस्टेंसेस? पहला, फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन, अगर आपने जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे लाइसेंस आपको मिला था उनको कंप्लाई ना करें, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए किस कंडीशन पे लाइसेंस मिला था, कोई एक कंडीशन बताएं। डिविडेंड नहीं पे करेंगे मेंबर्स को डिविडेंड पे कर दिया,
लाइसेंस। अगली एग्जांपल, अफेयर्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, टेरर फाइनेंसिंग कर दे, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी कवर कर लेते हैं, यहाँ पे फेवरेट कंसेप्ट लग रहा है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगी तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, ठीक है। अफेयर्स अगेंस्ट, अच्छा इसमें ना 2-3 ऐसी कंडीशन है जो ओवरलैप होती है, ओवरलैप का मतलब रिपीट होती लगती है। मुझे लगता है ये जैसे यहाँ पे एक थी, कौन सी थी, नेशनल इंटरेस्ट वाली, हाँ ये फेयर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट भी वही है और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी तो वही है, पब्लिक का इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन के अंदर भी यही बात आ रही। तो अगर कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं तो लाइसेंस भी रिवोक हो रहा है, ठीक है। एक्टेड अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट में एक्ट किया या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट किया, लाइसेंस कैंसिल, क्योंकि कंडीशन में आपने वादा किया था कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं चलेंगे। और कौन सा कह रहे हैं, 3 और 7 में चल, अच्छा 3 और 7 में फर्क है, 3 और 7 में हाँ सबमिट भी करानी है, शाबाश। एक में अकाउंट्स बनाने हैं, दूसरे में सबमिट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फर्क है? बुक्स में जर्नल एंट्रीज वगैरह आती है, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। बिल्कुल आगे चल के क्वेश्चन हमने पढ़ना है, वहां पे पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है, फिर कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह, और जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपने बुक्स ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं किए। अच्छा आपको पता है कि कंपनीज ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं तो रजिस्ट्रार को कमीशन को सबमिट करवानी होती है, रजिस्ट्रार को कमीशन को, शेयर होल्डर्स को तो करवानी ही करवानी है, रजिस्ट्रार को भी करवानी होती है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्ट्रार को नहीं करवानी होती। बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट, लेकिन रजिस्ट्रार का राइट है कि अगर उसे शक हो कंपनी गड़बड़ कर तो बुक्स, हाँ इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या इंस्पेक्ट कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट कौन? रजिस्ट्रार। तो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन ही नहीं की, वो इन्वेस्टिगेशन करने आया कि कैश आएगा क्या, हिसाब क्या, कैश अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे, तो फिर आज के बाद तुम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो, या फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही की तरह एक चीज, समरी, एक पेज होता है जो कि रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना होता है, एनुअल रिटर्न कहते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट नहीं, एनुअल रिटर्न है। अगर 2 सालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिटर्न सबमिट ना करवाई जाए, लाइसेंस। नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस 3, तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, हाँ पब्लिक नहीं, तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से कम हो जाए तो ये भाई मुझे बताएंगे कंपनीज के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 7, याद है कि नहीं याद? सिंगल मेंबर कंपनी के मेंबर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी 2 और मैक्सिमम 50। पब्लिक अनलिस्टेड, लिस्टेड। अच्छा क्या ऐसा हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी कंपनी में मेंबर्स की तादाद मिनिमम से कम हो जाए और वो फिर भी 6 महीने तक काम करती रहे तो रिमेनिंग मेंबर्स लायबल होंगे। ये पढ़ा हुआ हमने? पढ़ा नहीं था, लिखा होगा वैसे कहीं पे, कहाँ लिखा? मिनिमम नंबर के नीचे, हाँ जो 180 डेज वाली लाइन थी, ये वो ये है। हाँ इसका क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, पढ़ा ना? नहीं कंसेप्ट पढ़ा ना? अभी मैंने क्या किया है? क्या पढ़ाया अभी क्या पढ़ाया? अगर किसी कंपनी के मिनिमम मेंबर्स की तादाद मिनिमम नंबर से कम हो जाए और वो 180 डेज तक अपना बिजनेस कंटिन्यू करे जानते बूझते हुए, तो जो उसके मेंबर्स हैं वो कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे। यानी आसान अल्फाज में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कंपनी नहीं रही ना भाई। कंपनी के मिनिमम नंबर होना जरूरी है, मिनिमम नंबर नहीं है तो कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है भाई। ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। 8वां नॉट ऑपरेशनल फॉर 1 ईयर,
1 साल तक कोई काम ही नहीं कर रहे, बैठे हुए। आपको पता है अगर आप 6 महीने तक अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल ना करें तो वो डोरमेंट हो जाता है, फिर आप उसके बाद नहीं कर सकते जब तक अप्लाई ना करें। जा सकता है टीए का हुआ है बैंक अकाउंट डोरमेंट? हाँ चले, मेरे टीए का हुआ है। अच्छा नहीं, हम कैश में सेटलमेंट करते हैं सारे, तो टैक्स मैनेजमेंट करता है ना, इतनी बड़ी अमाउंट्स होती है, टैक्स मैनेजमेंट तो बढ़ती है। बेचारे क्या टीए को मिलता है, 15,000 मिलता है बेचारे को, क्या उन्होंने बैंक में वो भी रखे करना है, खर्च हो जाते होंगे उसके। तो 1 साल तक उसी तरह अगर नॉट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो अगर कोई ऑपरेशन ही ना करे तो इसका मतलब वो इनएक्टिव है, उसका लाइसेंस कैंसिल होना बनता है। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एक्ट एज पर मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्ट्रार और कमीशन। मैनेजमेंट कह रहे हैं हम तो किसी की नहीं मानेंगे, हम ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात मानेंगे, हम ना आर्टिकल्स की बात मानेंगे, ना रजिस्ट्रार की, ना कमीशन की। तो कमीशन क्या करेगा? लाइसेंस कैंसिल, फिर अपनी मर्जी करो, घर बैठो, फिर कंपनी खत्म। या इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। अगर कमीशन ने कभी किसी कंपनी का एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का लाजमी लाइसेंस कैंसिल करना हो ना, और कंपनी का कोई कसूर ना हो, इनमें से कोई भी चीज अप्लाई ना होती हो, लेकिन लाइसेंस फिर भी कैंसिल करना है, तो उसके लिए एक रास्ता रखा हुआ है, क्या? इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। जब ये मुनासिब होगा इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, इन सारी सिचुएशन में लाइसेंस कैंसिल करने से पहले उसे नोटिस इशू किया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल होने जा रहा है, और हियरिंग का मौका दिया जाएगा। हियरिंग का मौका दिया जाएगा कि वो आके जो भी अपना मौकफ है, क्योंकि मौकफ सुने बगैर तो फैसला ही ना कर देना चाहिए कमीशन को। ये वो सिचुएशन है जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। जस्ट एंड इक्विटेबल जब कमीशन समझेगा कि उसके ख्याल में लाइसेंस कैंसिल हो जाना बेहतर है। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट देख के भी कह सकता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख के भी कह सकता है। पर्सनल इंटरेस्ट से मुराद ये कि जो जो उन्हें लगेगा मुनासिब। बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। उन्हें कहा कैंसिल करना है लाइसेंस तो करना है। ये जस्ट एंड इक्विटेबल का रास्ता उसके लिए खोला हुआ है कि अगर कंपनी का कोई इनमें से कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका लाइसेंस कैंसिल करना है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल का है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। नोटिस एंड हियरिंग वाला सिर्फ जस्ट एंड इक्विटेबल के लिए है कि सबके लिए? सबके लिए। अगर फर्ज कीजिए इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का, लेकिन इसके मेंबर समझते हैं कि सही नहीं, लाइसेंस कैंसिल हुआ, उनके पास कोई रास्ता है? यस है। चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर कोर्ट में जा सकते हैं। कौन सी कोर्ट? तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कमीशन वाली कोर्ट, हाई कोर्ट। कमीशन नहीं, ये कमीशन से अलग है कोर्ट, कमीशन से ऊपर है कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ठीक है। ये वहां पे जाके अपील फाइल, देखें सिंपल हियरार्की फॉलो करनी है। रजिस्ट्रार के किसी ऑर्डर के खिलाफ मसला है, कमीशन के पास जाएं। कमीशन के किसी ऑर्डर के खिलाफ मसला है, हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट के ऑर्डर में मसला है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका भी रिव्यू बोर्ड होता है, कोई रिव्यू जी। हाँ, कंपनी के अलग कोर्ट्स होते हैं, ये वही जाएगा, लेकिन वो कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अलग से बेंच होता है जो कंपनी के मामलात में एक्सपर्ट होता है। लाइसेंस कैंसिल हो गया जी, अब क्या करना है? किसने क्या करना है भला? उस कंपनी ने जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। क्या करे? एहतजाज नहीं करे, बस अब वो उसे, हाँ जी, अब सब्र करे। स्टॉप डोनेशन, क्या मतलब? लोगों से पैसे वसूल करना बंद कर दे। स्टॉप ऑपरेशंस, उन पैसों को खर्च करना भी अपने ऑपरेशन पे खर्च करते हैं। कभी कोई सेमिनार कंडक्ट करवा लिया, कभी कोई इफ्तारी करवा दी, इस तरह के कामों में खर्च करते थे, तो अब इस तरह के कामों में खर्च नहीं करना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं करना, यानी कि किसी से पैसे रिसीवेबल हैं, फिर क्या करना है? लाइसेंस रिवोक होने के 90 दिन के अंदर लाइसेंस रिवोक होने के 90 दिन के अंदर सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं सिमिलर कंपनी को, यानी सिमिलर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को। यानी अगर कॉलेज था तो वो एसेट्स किसी दूसरे सिमिलर कॉलेज को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि कॉलेज के एसेट्स कोई दूसरा कॉलेज के इस्तेमाल में आएंगे। अस्पताल है तो
ट्रांसफर कर दे एसेट्स किनको, सिमिलर एसोसिएशन और प्रॉफिट को, कितने दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर। किसके 90 दिन के अंदर अंदर, जब लाइसेंस रिवोक होगा उसके 90 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, एसेट सारे ट्रांसफर कर देने। किसको ट्रांसफर कर देने, सिमिलर कंपनी को। सिमिलर कंपनी की तो बैठे बैठाए याशी नहीं होगी, याशी होगी कि नहीं बैठे बैठाए जी। हाँ, कमीशन अगर पीरियड एक्सटेंड कर दे, अगर कहें भाई एसेट्स बहुत भारी हैं, कमीशन से कहें सर एसेट्स बहुत भारी हैं, 90 दिन के अंदर नहीं, हमें 120 दिन बढ़ाए, 30 दिन और दे, एक्सटेंडेड पीरियड। ये पीरियड भी एक्सटेंड कौन कर सकता है, कमीशन। सिमिलर कंपनी क्या ये भी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस भाई, लोगों का चंदा लिया हुआ है तो जाहिर है वो उसी चंदे वाली कंपनी में जाएगा। फिर इसके बाद जब एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा करानी है, सर हमारा लाइसेंस कैंसिल हुआ था, हमने 90 दिन के अंदर अंदर अपने सारे एसेट्स इस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं, इस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं, बराए मेहरबानी हमारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें ताकि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। रिपोर्ट फाइल करनी है रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर, और फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वाइंड अप करना है। वाइंड अप का मतलब क्या है, तो देखिए स्टेप क्या है, जब लाइसेंस रिवोक हुआ सबसे पहले क्या किया, सर डोनेशन को रोक दिया, ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, सिवाय रिकवरी के, एसेट ट्रांसफर कर दिए 15 दिन के अंदर, रिपोर्ट फाइल की रजिस्ट्रार को, एसेट कब ट्रांसफर किया, 90 दिन के अंदर, 90 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड, रिपोर्ट का फाइल की रजिस्ट्रार का 15 दिन, और फिर उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर भाई इसका। देखिए लीगली अगर आप सारे एसेट ट्रांसफर कर भी देते हैं ना, तो आप शायद ऑपरेशन अब कोई नहीं कर सकते, लेकिन लीगली किताबों में तो अभी भी आपका नाम दर्ज है ना, तो वो लॉ के रिकॉर्ड से भी तो हमने अपना नाम खारिज करवाना है, तो इसीलिए ये वाइंड अप, कंपनी को वाइंड अप करवाना जरूरी होता है ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड से नाम खारिज होता है। 30 पिछले वाली डेट्स देखिए, 90 डेज कब से शुरू होंगे, लाइसेंस कैंसिल होगा, जब लाइसेंस कैंसिल होगा, रिपोर्ट कितने 15 दिन के अंदर फाइल करनी है, बाइंडिंग अप कब होगी, रिपोर्ट के बाद, वाइंडिंग अप कब होगी, वाइंडिंग अप कब होगी, 30 दिन के अंदर, रिपोर्ट के रजिस्ट्रार जब रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ले उसके 30 दिन के अंदर अंदर, रेवोकेशन के 105 दिन के बाद, हाँ ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं, अगर कमीशन से एक्सटेंशन करवाई हो। अगर कंपनी कहे हम तो नहीं मानते, हम तो डोनेशन भी लेंगे, हम तो ऑपरेशन भी करेंगे, एसेट्स हमारे हैं, कोई माई का लाल हाथ लगा के दिखाए इनको, रजिस्ट्रार को तो हमको समझते भी नहीं है, बाइंडिंग आप तो भूल ही जाए। अगर ये कंपनी इनकार कर सकती है कि नहीं, तो फिर कमीशन मार्शल लॉ लगा देगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है मार्शल लॉ लगा देना, सारे के सारे डायरेक्टर्स घरों को चले जाते हैं और एक ही बंदा पूरे एसोसिएशन को मैनेज कर रहा होता है, जो कौन है, इसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो कमीशन के पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। ये ऑफिशियल साइनिंग ऑफ बैंक्रप्सी के केस में आता है, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर, इसका काम क्या होगा, इसको माइंड अप करना, कंसेप्ट वही है, क्लियर हुआ ये। अच्छा, इसमें इस प्रोसेस में एक लूप होल था कि जो डायरेक्टर्स इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के हैं जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ है, उन्होंने ट्रांसफर करने एसेट्स से दूसरी सिमिलर कंपनी को, वो ट्रांसफर करने से पहले उस सिमिलर कंपनी के पास जाके कह सकते हैं भाई जब हमारे इलाके में 5 सिमिलर कंपनीज हैं, हम जिसको मर्जी एसेट्स ट्रांसफर कर दें, लेकिन पहले आपके पास आए हैं, बताइए अगर हम अपने सारे एसेट्स आपके अस्पताल को ट्रांसफर कर दें तो बदले में हमें क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। वो कहे ठीक है आप ऐसा करें, सारे एसेट्स हमारे अस्पताल को ट्रांसफर करें, आपको भी डायरेक्टर बना देते हैं। तो लॉ ने कहा कि ऐसी कंपनी जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ है, इसके डायरेक्टर्स या इनके फैमिली ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स वगैरह 5 साल तक उस दूसरी कंपनी जिसमें ऐसे ट्रांसफर हुए हैं, यानी ट्रांसफरी कंपनी, 5 साल तक ट्रांसफरी कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करेंगे। कुछ समझ आई, क्या समझ आई? 5 साल कब से काउंट करने हैं, जब से ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हुआ। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई। आज हमने क्या पढ़ा कि लाइसेंस अंडर किन कंडीशन में रिवोक होगा,
तो जब लाइसेंस रिवोक होगा उसका इफेक्ट क्या होगा। आपके पास 3 मिनट हैं, आप इसकी रीडिंग कर लीजिए। मीनवाइल हम अपने क्वेश्चंस को सेट करते हैं। अब इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर जी? 3 मिनट है, रीडिंग कर लीजिए, पास कीजिए जी। अब चलते हैं हम पास पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। लेकिन पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या जो जिस कंपनी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं उससे कुछ पैसे लिए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, क्योंकि जिसने पैसे लेने थे वो कंपनी ही खत्म हो रही है। और वैसे भी उन्होंने कौन सा अपने पल्ले से खरीदे थे, तो लोगों का चंदा ही था, डोनेशन था, वो समझा जाएगा कि इस अस्पताल को नहीं उस अस्पताल को दे दिया चंदा। और कोई क्वेश्चन? वो जो डायरेक्टर्स थे, जो पाबंदी थी कि 5 साल तक ट्रांसफरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं, वो ट्रांसफरी कंपनी के लिए पाबंदी है कि हर कंपनी के लिए? सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी। जिस कंपनी में एसेट ट्रांसफर किए हैं उनमें डायरेक्टर या ऑफिसर नहीं बन सकते 5 साल तक। इसके अलावा किसी और जगह बनना चाहें बन सकते हैं। जी जी, ट्रांसफरी की एसोसिएटेड में भी हो सकते हैं। ला ने सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी को कहा, उसमें नहीं होना। नहीं, ट्रांसफर कंपनी में एक डायरेक्टर के अलावा कोई ऑफिसर की पोस्ट भी नहीं हासिल कर सकते। जे डायरेक्टर 5 साल तक बेरोजगार हो जाए तो ये उसने टेररिस्ट फाइनेंसिंग से पहले सोचना था, ये उसने मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए सोचना था, ये उसने नेशनल लॉ के अगेंस्ट काम करते हुए सोचना था, ये जिस वक्त तो सोया पड़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल तक नहीं बनाई उस वक्त सोचना था, जिस वक्त तो पूरा साल घर बैठ के सैलरी लेता रहा, ऑपरेशनल नहीं किया उसने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उस वक्त सोचना था। अब सोचने का टाइम नहीं है, वो बेरोजगार रहेगा। लेकिन लाजमी नहीं है, वो हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर ले। जो 5 साल की पाबंदी है वो सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी के लिए है, बाकी सारी कंपनी के लिए तो नहीं है। चलें क्वेश्चन तैयार हैं? किताबें बंद कर दें, देखते हैं कितना लाभ आपने पढ़ा सीखा। बहुत पढ़ लिया आपने, बस किताबें बंद करें। अब आपने अप्लाई करना। मिस्टर जाहिद सेटअप ए कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। बताइए इसके कितने मेंबर हैं? एक है। हाँ, and owns 100% shares of it. wholly owned subsidiary नहीं है, इसलिए कि मिस्टर जाहिद खुद कोई कंपनी नहीं है, वो तो कंपनी की होगी ना सब्सिडियरी। शाबाश, लेकिन कोई नहीं, दिमाग लड़ाते जाए, कंसेप्ट ठीक हो गया। कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन विद एसेट्स अमाउंटिंग ₹8 million एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग ₹10 million। कंपनी लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? वाइंड अप, बैंकरप्ट हो जाना। अब एसेट्स कितने हैं? लायबिलिटीज ज्यादा, एसेट कम है। इज मिस्टर जाहिद पर्सनली लायबल टू पे $2 million इन? क्यों नहीं? सेपरेट लीगल स्टेटस या उससे भी ज्यादा। वैसे एक और भी कंसेप्ट बोला जाए, लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों ठीक है। लिमिटेड, अगर शेयर्स फुली पेड हैं तो जाहिद की लायबिलिटी 0, और अगर शेयर पार्टली पेड हैं तो अनपेड अमाउंट। क्लियर? मास्टर्स लिमिटेड ML हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? और डेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया इन बास लिमिटेड in the light of company that 2017 state under what circumstances ML में classify AL as its subsidiary। बताइए, जिसे पूछूंगा वो बताइए कि इन केसेस में सब्सिडी के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बताइए किस केस में? हाँ जी, किस केस में ML AL को अपनी सब्सिडी बना सकती है? 2 केसेस। पहला केस कौन सा है? मोर देन 50% वोटिंग सिक्योर। भाईजान दूसरा आप बताते जाए। दूसरा कौन सा केस है? भाग गया। दूसरा कौन सा केस है? एकदम मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटी हुई। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट के रिमूव भी है, अपॉइंट भी है, रिमूव भी है। मेजॉरिटी है कि ऑल है? मेजॉरिटी और ऑल है कि सिर्फ मेजॉरिटी है? दोनों है, मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्ट। ऑल आर मेजॉरिटी। अच्छा, तो मेजॉरिटी और ऑल ये गलत है। नहीं, दोनों अल्फाज होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी दोनों कंडीशन बतानी, चाहे पहले डायरेक्टर वाली बता दें बाद में शेयर होल्डिंग वाली बता दें, कोई इशू नहीं है, बतानी दोनों। नेक्स्ट भैया, क्लियर हो गया? हाँ, बेसिकली वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कहेंगे, फिर नीचे बताएंगे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने से क्या मुराद है। क्वेश्चन 3,
Under the purpose of Company Act 2017, explain the term body corporate or corporation. Body, शाबाश शाबाश शाबाश। आप बताइए, बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडी कॉर्पोरेशन में टोटल 5 पॉइंट थे, 3 थे, कौन सी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट हैं? 2 थे, एक्सेप्शन। बताइए बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो अंडर पाकिस्तान अंडर एनी अदर स्टैट्यूट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो आउटसाइड पाकिस्तान, और एक्सेप्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी है बॉडी। आगे चले, लंबा चढ़ा। मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेदर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बोथ और नन। Orange Limited is a company incorporated in Pakistan and is operating branch office around the globe. कंपनी है क्योंकि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। हाँ, दूसरी दुनिया नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में उसके ब्रांच ऑफिस है, तो वो उन मुल्कों के हिसाब से जहाँ पे ब्रांच ऑफिस है उनके लिहाज से वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, उनके लिहाज से वो फॉरेन कंपनी होगी, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिहाज से ये कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है, अब बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है। एक क्लियर, वन क्लियर। सेकंड, Origin Limited is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी हाँ, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, फॉरेन कंपनी में कंपनी नहीं है। XYZ Housing Cooperative Society is registered as body corporate under laws related to cooperative societies. ये क्या मतलब? अच्छा, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? देखें registered as body corporate under laws related to cooperative society. जी मैं असाइनमेंट करके आया हूँ। हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट तो क्लियर एक्सेप्शन दी हुई है, उसने क्लियर एक्सेप्शन दी हुई है, आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसने क्लियर एक्सेप्शन दे दिया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी एक्सेप्शन। फॉर ओरिजिन कॉर्पोरेशन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट है। आगे, द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट ओरिजिन कॉर्पोरेशन नॉट बी कंसीडर्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट। ये वही एक्सेप्शन फेडरल गवर्नमेंट वाली, ये वाली एक्सेप्शन थी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, ये वाली एक्सेप्शन थी, ये कौन सी एक्सेप्शन? फेडरल गवर्नमेंट वाले, क्योंकि उसने कह दिया नहीं। Orange Company Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office, a place of business in Pakistan. बॉडी कॉर्पोरेट है और फॉरेन कंपनी भी है, कंपनी नहीं है। ठीक है, पढ़ के आए हो कि नहीं? ये वाला ए बताना क्या है इसमें? टाइप ऑफ कंपनी, इसमें भी टाइप ऑफ कंपनी। The securities of Agro Fertilizer Limited are allowed to be traded on Pakistan Stock Exchange. That is, people can buy and sell those securities using the mechanism provided by PSX. What is this type of company? Public listed company. Shabash. B. Pak Arab Refinery Company Limited, a joint venture between Government of Pakistan and Emirate of Abu Dhabi, was incorporated as a public limited company in 1974. Public limited company. The government of Pakistan holds 60% of the shareholding, while 40% shares are held by Emirates of Abu Dhabi. What is the type of this company? Public sector company. Foreign company तो नहीं है। C. XYZ Limited is a public company registered under Companies Act 2017
and also listed on Pakistan Stock Exchange. The government has no direct or indirect investment in this company. What is simple? ये लिस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनी है. क्या कोई प्राइवेट कंपनी कभी लिस्टेड हो सकती है? नहीं हो सकती कभी, सिर्फ पब्लिक हो सकती है. ABC Limited owns 100% shares of XYZ Limited. ABC wholly owned subsidiary है, सॉरी XYZ Limited wholly owned subsidiary है ABC होल्डिंग कंपनी और XYZ wholly owned subsidiary है. क्लियर? बढ़ गए हम. क्वेश्चन 6. हिल लिमिटेड owns 40% वोटिंग सिक्योरिटीज. ये सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? शेयर या डिबेंचर्स को. सिक्योरिटीज में शेयर और डिबेंचर दोनों आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? शेयर. 40% वोटिंग सिक्योरिटीज है स्टोन लिमिटेड में, बट हैज पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ड्यू टू ए कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर शेयर होल्डर्स. बताइए अब ये हिल और स्टोन में क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडी है कि नहीं है? तो कैसे हो सकता है? 40% शेयर है, मेजॉरिटी शेयर नहीं है. डायरेक्टरशिप की बेस पे, डायरेक्टरशिप की बेस. तो हिल लिमिटेड और स्टोन लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडी एग्री करते हैं कि स्टोन लिमिटेड होल्ड्स 80% वोटिंग सिक्योरिटी स्टाइलिश. हिल ने स्टोन को एक्वायर किया, स्टोन ने आगे स्टाइलिश के 80% शेयर एक्वायर कर लिए. तो बताइए स्टोन और स्टाइलिश के दरमियान में क्या रिलेशनशिप? होल्डिंग सब्सिडी में. हिल और स्टाइलिश के दरमियान में कैसे हो सकता है? हिल का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. अच्छा अभी ये ना कहना पड़ के नहीं है, थोड़ी इंतजार कर लो, मैं आगे मिलाना है इसको. मेरा ये ख्याल है हिल और स्टाइलिश के दरमियान में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. हाँ इनडायरेक्ट तो है. क्या होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप डिसाइड करते हुए इनडायरेक्ट को भी देखते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हिल स्टाइलिश की भी होल्डिंग है, स्टोन की भी होल्डिंग है. 7. कागान रेशम लिमिटेड KRL hold 60% shares out of total paid up capital of another public company named Nana Silk Limited. KRL के पास NSL के KRL holding NSL की. NSL further owns 40% shares of ठंडियानी आइसक्रीम्स लिमिटेड. कितना टाइम रह गया उधर खुलने में? ज्यादा गुजर गया, थोड़ा रह गया. ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड के. तो NSL और TIL में क्या रिलेशनशिप? कोई भी नहीं, अभी फिलहाल कोई भी नहीं. NSL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. क्यों? ये NSL और TIL में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है. ये कह रहे हैं होल्डिंग सब्सिडी है, मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि सिर्फ 14% शेयर्स हैं. आप बताइए है कि नहीं? होल्डिंग सब्सिडी है कि नहीं? नहीं है ना, मैं झूठ बोल रहे ना सारे है? कैसे है? 4 out of 7 मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. उसका मतलब बढ़ गए हैं. KRL और NSL दोनों होल्डिंग सब्सिडी, NSL TIL दोनों होल्डिंग सब्सिडी, और इनडायरेक्ट KRL और TIL भी होल्डिंग सब्सिडी. शाबाश. नहीं शेयर होल्डर के साथ मिलकर डायरेक्टर को बाइंड नहीं कर रहा. उसने कहा शेयर होल्डर के साथ उसने एग्रीमेंट किया दूसरों के साथ कि हमारी चाहे शेयर होल्डिंग कम है, लेकिन साथ में से 4 डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे. बाकी शेयर होल्डर ने कहा ठीक है कर ले. करेगा वो अकेला खुद ही, दूसरे शेयर होल्डर से उसने कंसेंट लिया. माउंट एवरेस्ट लिमिटेड इज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. इट हैज इशूड 1 million शेयर विद नॉमिनल वैल्यू फेस जिसको ऊपर से ऑफ ₹100 each. Company goes bankrupt in 2019. Is Mr. D, a person holding 125,000 shares, liable to pay any debt of company in following cases? मुझे बताइए इस केस में मिस्टर डी मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है? Up to the unpaid amount of shares if any. Shares are fully paid हो तो लाइबिलिटी 0. Shares are paid only for ₹80 per share. Remaining amount is. तो इससे टोटल कितने पैसे देने हैं? 20 into 2.25 लाख रुपए.
अनपेड अमाउंट 25 लाख ही बनती है ना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? Rahil and his father Rashid are only members in RR Private Limited. Upon death of Rashid, all the estate including shares in RR Private Limited were transferred to Rahil, being the only heir on 25 अप्रैल 2020. राहील यानी एक ही वाली वारिस था उसका बेटा राहील, तो सारे उसके शेयर वगैरह। राहील carried on business alone till 14 December 2020, when he transferred some of the shares to two of his family members. What are the legal consequences of this situation? ये वही मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, डेथ हुई तो एक। अब डिसाइड ये करना है कि क्या जो बाकी बच गया था राहील, वो कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल है कि नहीं। ये डिपेंड करता है 180 दिन गुजरे कि नहीं। डेथ कब हुई? तो उसका 25 अप्रैल को डेथ हुई, उस दिन ट्रांसफर हुए, तो 180 दिन 25 अप्रैल, 25 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 25 अक्टूबर को तकरीबन लगभग 25 अक्टूबर को 180 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद भी उसने कंटिन्यू किया 14 दिसंबर तक, तो इसका मतलब है अब 180 दिन के बाद के डेट्स के लिए ये पर्सनली लायबल है। ठीक है, क्योंकि 180 दिन गुजर चुकी है ना। वो एसएमसी का केस था, ये एसएमसी का केस नहीं, प्राइवेट कंपनी का केस है। वो ये सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है? एक आधे दिन से ऊपर नीचे होने से नॉर्मली कोई मसला नहीं पड़ता केस स्टडी में। A secretary has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. The data she shared with the CEO was: corporate members कितने हैं? 14. Individuals, joint shareholding, total 52 हो गए, तो मेंबर्स की तादाद 50 से एक्सीड होगी, तो उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहिए। अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। पब्लिक में कन्वर्ट कराना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए? हाँ जी, जॉइंट को एक कंसीडर करना है हमने, तो टोटल से 4 किए, टोटल 49 हो जाएंगे। 50 से कम है बस। चले ये अल्फला नॉट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चले आपने फिर ये क्वेश्चन घर से करके आने हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाले। ठीक है, पहले वाले हमने कर लिया, जो आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया इसके क्वेश्चन करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।